जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो है क्लास 10th की मैथ्स के लिए चैप्टर 5 का पार्ट 2 है, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, नहीं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पर पीछे के जो 4 चैप्टर है उनके वीडियो भी आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो 5.1 एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कुछ समस्याएं हमें कही गई है यहाँ पर क्वेश्चन में, और वहां पर हमें बताना है कि इनसे जो एपी है, जो समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो बन रही है या नहीं बन रही है, या हम कहें इस प्रकार से हमें बताना है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, बोल के मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो एपी है या नहीं है यह हमें बताना है। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कहा गया है कि कोई टैक्सी का किराया है, तो प्रथम किलोमीटर के लिए यानी कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए और अतिरिक्त किलोमीटर जब चलते हैं तो 8 रुपए प्रत्येक किलोमीटर के बाद में जुड़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो एपी कैसे बनती है, यानी कि समांतर श्रेणी हम कैसे बनाते हैं, इसके जो बेसिक पार्ट है उसमें मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हम समझते हैं कि जो समस्याएं हमें दी जाती है, जो प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन में, उनसे हम किस तरीके से एपी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो यानी यहाँ पर प्रथम किलोमीटर के लिए, तो हम यहाँ पर दोस्तों प्रथम पद यानी कि A1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 रुपए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये प्रथम किलोमीटर के लिए, तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, A1, जिसे हम प्रथम पद कहते हैं, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम इसकी पहचान करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, A1, A2, A3 यानी कि 3 पद ज्ञात करने हैं। तीनों पदों के हम सार व अंतर देखेंगे, यानी कि A3 माइनस A2, A2 माइनस A1। तो अगर दोनों के सार व अंतर बराबर आ रहे हैं तो वह एक एपी है, नहीं तो वह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A1 हमने ज्ञात कर लिया 15। अब A2 जब हम ज्ञात करेंगे तो हमें कहा जाता है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए देने पड़ेंगे। तो 15 में हम कितना ऐड कर देंगे, 8, तो कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पर जो हमारा A2 यानी कि द्वितीय पद, दूसरा पद जो हमारा आएगा वो 23 हो जाएगा, और किराया दूसरे किलोमीटर के लिए कितना है, 23 है। तीसरे किलोमीटर के लिए देखिए कितना होगा, A3 हम ज्ञात करें तो 23 तो हमारा A2 था, तो 23 में हम कितना ऐड कर देंगे, फिर से 8 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 31। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने A1 ज्ञात किया, A2 ज्ञात किया, A3 ज्ञात किया। अब हम इनका सारवा अंतर देखेंगे कि सारवा अंतर अगर बराबर आ रहा है तो वह एक एपी होगी, नहीं तो वह एपी नहीं होगी, जैसा कि मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए हम करते हैं A3 माइनस A2 बराबर आना चाहिए A2 माइनस A1 के। देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, A3 माइनस A2 हम करते हैं, A3 था हमारा 31 माइनस हम करेंगे 23, और यहाँ पर देखिए 23 माइनस हम करेंगे 15। यहाँ पर देखिए जब 31 में से हम 23 घटाएंगे, यहाँ पर 8 शेष बचेंगे। यहाँ पर भी 23 में से 15 हम घटाएंगे, 8 शेष बचेंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि A3 माइनस A2 बराबर है A2 माइनस A1 के, यानी कि इनका जो सारवंतर D का मान है सभी के लिए बराबर आ रहा है, जो है यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें स्थिति दी गई है वह क्या है, एपी के रूप की है। अब यहाँ पर दोस्तों इसी तरीके से सभी क्वेश्चन हमें करने हैं जो इसके पहले क्वेश्चन में दिए गए हैं। जितने भी पॉइंट है सब में हमें A1, A2, A3 तीन पद ज्ञात करने हैं, तीनों पदों का अंतर देखना है। A3 माइनस A2 बराबर आना चाहिए A2 माइनस A1 के। यदि सार्वंतर दोनों का बराबर है तो वह एपी के रूप की है, अन्यथा वह एपी के रूप की नहीं है, और इसका कारण यह हो जाएगा कि इनका सार्वंतर बराबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो इसका दूसरा क्वेश्चन है बोल के मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सिलेंडर में कोई हवा है, जिसे हम मान लेंगे कोई भी मान, जैसे XYZ कुछ भी, और हमें कहा जाता है कि जो पंप है हवा को बाहर निकालने वाला, प्रत्येक बार में जो सिलेंडर में हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं, जैसे ANV के पद के लिए हम मान लेते हैं कि इसका मान कितना x है, यानी कि सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा x है। तो यहाँ पर दोस्तों A1 यानी कि प्रथम पद हमारा x हो जाएगा,
अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आपको मेथड से तरीके से पूरा लिखना है। जैसे आप इस तरीके से क्वेश्चन को लिखेंगे, माना कि एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा को a(n) से व्यक्त किया जाता है, जिसे हम अक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो प्रथम पद हमारा अक्स हो गया। अब क्वेश्चन में हमें कहा जाता है कि प्रत्येक बार यानी कि हर बार के लिए 1/4 भाग जो सिलेंडर की हवा है उसका बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि प्रथम पद हमारा अक्स है, तो हवा की मात्रा कितनी है, यहाँ पर अक्स है, तो अक्स का 1/4 भाग कितना होगा, 1/4 को हमें अक्स से गुणा कराना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अक्स/4 इसका ये भाग हुआ। तो दूसरा पद जब हम ज्ञात करेंगे, A2 जब हम ज्ञात करेंगे तो पहले हवा कितनी थी, अक्स थी, तो अक्स में से हमें कितना घटाना है, अक्स/4 माइनस करना है, तो हमारा दूसरा पद आएगा। इसके बाद में जब हम A3 ज्ञात करेंगे, तीसरा पद भी हमें ज्ञात करना होगा, तो जो इसका मान आएगा उसका 1/4 करके हम फिर से घटाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें मेथड को समझते जाना है, क्वेश्चन को समझ के करना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में कहा जाता है कि एक सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जिसे पंप है जो हर बार 1/4 भाग उसका बाहर निकालता है, तो 1/4 भाग कितना होता है, ये देखिए पहले अक्स था जो हमारा क्या हुआ, प्रथम पद हुआ। द्वितीय पद के लिए हमने क्या किया, जो दूसरा पद हमने ज्ञात किया इसका हमने 1/4 किया और अक्स में से इसे घटा दिया, तो बाकी जो भाग बचा वो दूसरे पद के लिए आ गया। अब तीसरा पद कैसे आएगा, यहाँ पर दोस्तों दूसरे पद के लिए जो हवा थी उसका 1/4 भाग इस बार और निकलेगा, तो इसका 1/4 भाग करके इसी में से हम इसे घटा देंगे। इस तरीके से हम 3 पद ज्ञात करेंगे, तीनों का सार व अंतर देखेंगे। यदि तीनों का सार व अंतर इक्वल आ रहा है तो यहाँ पर ये एपी के रूप का होगा जो समस्या हमें दी गई है, नहीं तो ये क्या होगा, एपी के रूप का नहीं होगा। चलिए इसे आगे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इसे हम पहले सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसका मान कितना आएगा, यहाँ पर अक्स हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 - 1/4। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 का गुणा 1 से 4, 4 में से 1 घटेगा 3, तो यहाँ पर आएगा 3/4 और अक्स साथ में गुणा हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा दूसरा पद। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकलता है, तो इसका हमें 1/4 भाग पहले देखना होगा, क्या होगा, 3/4 अक्स है, इसका 1/4 भाग क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 3/16 अक्स, ये इसका 1/4 भाग होगा। तो हमें क्या करना है, पहले दूसरे पद के लिए जो क्या आया है, ये आया, इसमें से ये हमें घटाना है। तो हम क्या करेंगे, 3/4 अक्स में से हम घटा देंगे 3/16 अक्स। तो ये जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर ये पद आ जाएगा जो तीसरा पद है। देखिए इसे हम सोल्व करते हैं, कितना हमारे पास आता है। यहाँ पर भी वही तरीका है, अक्स यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 3/4 माइनस 3/16। इसे हम सोल्व कर लेते हैं, किस तरीके से करेंगे। देखिए अक्स हमारा बाहर है जिसे हम बाद में लिख देंगे, जैसे इस प्रकार से लिखा है। इनके एलसीएम 4 और 16 के 16 होंगे, 4 का भाग 16 में लगाएंगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 3 से कराएंगे 12 होगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे जब सोल्व करेंगे तो 12 में से 3 घटाएंगे 9, तो 9/16 और अक्स आएगा साथ में, ये हमारा हो जाएगा तीसरा पद। तो 1 2 3 पद हमने ज्ञात कर लिए। तीनों पद किस तरीके से ज्ञात किए फिर से एक बार समझ लीजिए। पहले सिलेंडर में हवा अक्स थी, इस बार दूसरे पद के लिए हमने क्या किया, इसका 1/4 करके अक्स में से घटा दिया, दूसरा पद आ गया। अब जो हमारे पास पद आया दूसरा, उसका 1/4 फिर से करना है, जो हमारे पास हुआ था 3/16 अक्स। तो जो पद पहले था उसमें से 3/16 अक्स घटा दिया, तो हमारे पास आया 9/16 अक्स, ठीक है। तो तीनों पद हमने ज्ञात कर लिए। अब हमें फिर से यहाँ पर देखना होगा कि इनका जो सार व अंतर है वह बराबर आना चाहिए। तो यहाँ हम करेंगे सबसे पहले तो A3 - A2, A3 - A2 करेंगे। A3 देखिए क्या है, 9/16 अक्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9/16 अक्स और माइनस इसमें से करेंगे A2 जो हमारे पास आया था 3/4 अक्स, तो 3/4 अक्स। यहाँ पर भी वही तरीका आप लगा सकते हैं, अक्स कॉमन ले लीजिए, 9/16 कीजिए माइनस 3/4 कीजिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। यहाँ पर देखिए एलसीएम हमारे हो जाएंगे 16, 16 का भाग 16 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा 9 से कराएंगे 9 आएगा, 16 में 4 का भाग 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 3 से कराएंगे 12 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, 9 में से 12 घटाएंगे, माइनस के 3 बचेंगे, तो माइनस के 3/16 और यहाँ पर आएगा अक्स। तो पहली बारी में जब हम A3 - A2 कर रहे हैं, माइनस के 3/16 अक्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम करेंगे A2 - A1 तभी भी हमारे पास इतने आने चाहिए। इस प्रकार से सारवंतर हमारे पास नहीं आता है, तो ये जो हमें समस्या दी गई है यह एपी के रूप की नहीं है। चलिए आगे करके देखते हैं, A2 - A1 करते हैं। तो A2 - A1 जब हम करेंगे, A2 हमारा क्या था, 3/4 अक्स था, तो 3/4 अक्स हम यहाँ पर लिखेंगे, माइनस A1 हमारा था अक्स जो हमने माना था, यहाँ पर हम अक्स लिख देते हैं। चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप अक्स कॉमन ले लीजिए, 3/4 -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए
4 है जो होगा 1 से गुणा 4, 4 में से 3 घटेगा माइनस का 1, यानी कि माइनस के 1/4 यहाँ पर होगा और x होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं क्या आया है, माइनस के 1/4 x आया है और यहाँ पर आ रहा है माइनस के 3/16x। तो यहाँ पर जो सार व अंतर है वो अलग अलग है, यानी हम कह सकते हैं कि a3 माइनस a2 बराबर नहीं है a2 माइनस a1 के। अतः जो हमें समस्या दी गई है, जो भी क्वेश्चन में कहा गया है, वह एपी के रूप का नहीं है। इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन का मेथड चलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका तीसरा क्वेश्चन है बोल के मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक कुआं खोदना है जिसमें पहले मीटर की जो खुदाई है उसका जो है कितना व्यय है, A1 हम कहें 150 है, ठीक है, और प्रत्येक के लिए यानी कि प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपये अतिरिक्त लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, A2 जब हम ज्ञात करेंगे तो 150 तो पहले के लिए है, इसमें 50 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसी प्रकार से A3 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखिए A2 हमारा 200 पहले से था, इसमें हम क्या करेंगे 50 ऐड कर देंगे, 250 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे की पद भी आप ज्ञात कर सकते हैं। सार व अंतर हम देख लेते हैं, A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए A3 है 250, 250 माइनस 200 होगा, कितना आएगा 50 आएगा। A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, A2 हमारा था 200 और माइनस हो जाएगा 150 तो कितना बचेगा 50। यहाँ हम कह सकते हैं कि दोनों का जो सार व अंतर है बराबर है। यहाँ हम कह सकते हैं कि A3 माइनस A2 बराबर आ रहा है A2 माइनस A1 के। तो जो दी गई समस्या है वह एपी के रूप की है। यहाँ हम कह सकते हैं कि दी गई स्थिति एपी के ही रूप की है, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक पॉइंट हम और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो चौथा क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार से है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में हमें कहा गया कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन सबसे पहले समझ लीजिए क्या होता है। मिश्र धन होता है कि जो मूलधन में हम ब्याज ऐड करते हैं तो मिला के वो क्या बनता है, मिश्र धन बनता है। और मिश्र धन जब हम ज्ञात करेंगे तो वहां पर मूलधन में जो ब्याज हमें मिला है वो हम जोड़ेंगे तब वो मिश्रधन बनेगा। तो एक वर्ष के लिए अगर चक्रवर्ती ब्याज हम ज्ञात कर रहे हैं तो मूलधन जो होता है उसमें साधारण ब्याज अगर हमें ऐड कर दें तो उससे आगे चल के वो अगले साल के लिए वह मूलधन बन जाएगा और आगे उसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए पहले वर्ष के लिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया 10,000 रुपये, ठीक है। तो 10,000 रुपये और दर कितनी है, 8% रेट है इसकी और प्रिंसिपल कितना है, जो मूलधन है वह 10,000 रुपये, ठीक है। तो पहले वर्ष के लिए यानी कि A1 के लिए तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब A2 कैसे ज्ञात करेंगे, A2 ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, मिश्रधन चाहिए। तो पहले साल के लिए तो मिश्रधन मूलधन वही होगा, लेकिन अगले साल के लिए क्या होगा, जब दूसरे साल के लिए जाएंगे, जब हम दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो ये जो इसका मूलधन है इसके साथ में ब्याज भी जुड़ेगा जो 1 साल का होगा। और 1 साल का ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज होगा, क्योंकि मूलधन हमारा क्या है अभी 10,000 है। लेकिन अगले साल के लिए जैसे ही हम जाएंगे तीसरे साल के लिए तो हमारा जो मूलधन है वह चेंज हो जाएगा जब चक्रवर्ती ब्याज की बात हो रही है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए 10,000 रुपये तो हमारा क्या था, ये तो हमारा था मूलधन, ठीक है। अब इसमें हमें ऐड करना है 1 साल का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है, जैसा कि मैंने बताया, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, पहले के वीडियो में मैंने बता रखा है, यह होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ पर इस सूत्र से हम ज्ञात कर लेंगे, ये फॉर्मूला भी आपको पहले लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज हम देख रहे हैं, मूलधन हमारा कितना है 10,000 है, यहाँ पर हम रख देते हैं, गुणा दर 8 है, समय 1 साल के लिए हम निकाल रहे हैं, बटे में 100 हमें लिखना है। 2 जीरो से 2 जीरो को कटाएंगे, 100 गुणा 8 करेंगे 800 हो जाएगा, यानी कि 10,000 प्लस 800 हम करेंगे तो ये हो जाएंगे 10,800। ये जो मिश्रधन है ये क्या है, हमारा A2 है। अब हमें A3 ज्ञात करना है, तो A3 कैसे ज्ञात करेंगे, A3 ज्ञात करने के लिए देखिए जब चक्रवर्ती ब्याज होता है, चक्रवर्ती ब्याज यानी ब्याज का ब्याज लगता है, तो यहाँ पर 10,800 के लिए अब हम देखेंगे कि कितना ब्याज लगता है। तो 10,800 इस बार हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो जाएगा, तो 10,800 हम यहाँ पर रखेंगे, प्लस इसमें अब हम क्या करेंगे, 1 साल का ब्याज फिर से जोड़ेंगे जो 10,800 रुपये पर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10,800 हमारा मूलधन गुणा 8% की दर है, 1 साल के लिए इसे निकाल रहे हैं, 100 बटे में आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो को कटा देंगे। यहाँ पर देखिए 10,800 प्लस 108 का गुना 8 से करा देते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए 864 हो जाएगा। 864 इसमें हम ऐड करेंगे तो देखिए 4 6 8 8 16
और 1, यानी कि 11,664 रुपये हमारा तीसरी साल के लिए A3 के लिए हो जाएगा। तो A1, A2, A3 हमने ज्ञात कर लिया, 3 पद ज्ञात कर लिए, तीनों का अंतर देख लीजिए, यदि इक्वल आ रहा है तो यहाँ पर ये AP के रूप का है, नहीं तो नहीं है। चलिए अब हम इसे आगे करके देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे A3 माइनस A2। A3 यहाँ पर देखिए क्या आया था, 11,664 था, तो 11,664 में से हमें घटाना है कितना, A2 कितना था, A2 हमारे पास आया था 10,800, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 10,800। तो यहाँ पर देखिए 10,800 हम जब इसमें से घटाते हैं कितने बचेंगे, 864 बचेंगे, तो 864 हमारा आ रहा है। तो जब हम A2 माइनस A1 करेंगे तभी इतना आना चाहिए। तो A2 माइनस A1 हम करते हैं, देखिए कितना होगा, A2 हमारे पास है 10,800, तो 10,800 माइनस A1 हमारा है 10,000, तो 10,000 जब हम इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 800 बचेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग अलग मान आ रहा है, 64 ज्यादा आ रहा है जब हम पहले घटा रहे हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि A3 माइनस A2 बराबर नहीं है माइनस A1 के, तो यह AP के रूप की नहीं है। तो हम लिखेंगे दी गई स्थिति AP के रूप की नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन का मेथड है, इसी तरीके से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। तो यहाँ पर हमने इसका जो पहला क्वेश्चन है वो सोल्व कर दिया है। आगे आने वाले वीडियो में हम इसका सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे और जितने भी क्वेश्चन है पूरे इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।